सम्मानित मंच और मित्रों, लगता है जैसे बिल्कुल कल की बात है। 29 जनवरी आने वाला है और गोरख पांडे की यह 30वीं पुण्यतिथि होगी। आज हम लोग उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिन पहले ये आज एक उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित हम लोगों ने किया है। गोरख के साथ एक लंबा हम लोगों का संबंध रहा है। हम लोगों ने 80 के दशक में बंगाल, बिहार के तमाम अंचलों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, तमाम जगहों पर हम लोगों ने सांस्कृतिक आंदोलन को खड़ा करने की दिशा में हम लोगों ने कोशिश की, दौरा किया और जिसका प्रतिफल 1985 अक्टूबर में जन संस्कृति मंच के रूप में सामने आया। यह कोई अचानक हो जाने वाली घटना नहीं थी, बल्कि लगातार इस दिशा में एक कोशिश जारी थी। क्योंकि आप देखेंगे कि ठीक इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र के लिए एक व्यापक आकांक्षा पूरे जन समुदाय में उमड़ने लगी थी और नई सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का अभ्युदय हो चुका था। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, बिहार में बिहार किसान सभा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, दत्ता सामंत का मुंबई में आंदोलन, इस तरह से एक आंदोलनों की एक पूरी श्रृंखला आप देखेंगे कि इमरजेंसी के बाद यह, और जो आंदोलन अपने चरित्र में गैर संसदीय था, लेकिन उसकी अपील लोकतांत्रिक थी। और इस लोकतांत्रिक आंदोलन ने एक नई संस्कृति, एक जन संस्कृति की अवधारणा को पुष्ट किया, पुरस्कृत किया और जिसके केंद्र में सामंतवाद विरोधी किसान आंदोलन था। हम लोग स्वाभाविक तौर पर उसी दौर में संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जन संस्कृति मंच, बिहार में नवजनवादी सांस्कृतिक मोर्चा, दिल्ली में नवजनवादी सांस्कृतिक संगठन, गोरख पांडे का यह देखा जाए कि दूसरा चरण है। पहला चरण जब वे बनारस में, वो उनके बनने का दौर है और नक्सलबाड़ी किसान आंदोलन के रूप में हम सभी लोग जानते हैं कि गोरख पांडे नक्सलबाड़ी किसान आंदोलन के सांस्कृतिक प्रवक्ता के रूप में, सांस्कृतिक कवि के रूप में हमारे सामने आते। लेकिन यह जो दूसरा दौर है, इस दौर में जब लोक संवेदना के नाम पर कविता के अंदर चिड़िया, पेड़, पौधे, इन और दूसरी तरफ कविता की वापसी का एक नारा दिया गया था और इस तरह से हिंदी कविता में कलावाद को और जो चली आ रही कविता की जो परंपरा थी, प्रखर परंपरा थी, जिसमें पाश थे, आलोक धनवा थे, नवारुण भट्टाचार्य थे, सच्चिदानंद थे, चेराबंडा राजू थे, श्री श्री थे, सबको एक किनारे करते हुए, सबको रोमांटिक, अराजकतावादी कहते हुए एक कलावाद की पुनर्स्थापना हिंदी कविता में हो रही थी। उसी समय गोरख पांडे का एक बड़ा योगदान है, जो उन्होंने कविता को उसके तमाम रूपों में कविता को ले गए। उन्होंने गीतों की रचना की, गजलों की रचना की, कविता की रचना की, समकालीन कविता के रूप फ्री वर्स में कविताओं की रचना की। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी में जो कविताएं उन्होंने रची,
वो वहां के आंदोलन में एक हथियार के रूप में वो कविताएं सामने आई, जिसकी चर्चा श्याम कर रहे थे कि जनता के आवे पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया। उनका संग्रह भी आया 83 में, जागते रहो सोने वालों। तो आप समझ सकते हैं कि वह क्या संदेश गोरख देना चाहते थे। जैसे आप ये देखेंगे कि गोरख की कविताओं में नारी कला का एक उच्च स्तर, सौंदर्य का एक नया नमूना आप उनके अंदर पाएंगे। जैसे वो कहते हैं भोजपुरी कविताओं में भी, हम गुलामी हम नाही बजे को अजदिया हमरा के भागे, माने गुलामी के खिलाफ आजादी, श्रम की जो संस्कृति होती है, श्रमिक वर्ग की जो संस्कृति है, उन्होंने श्रम को कहा कि ये किसानों के लिए उन्होंने कहा कि ये सूरज हैं और हम किरण हैं। अद्भुत बिंबों की उन्होंने भोजपुरी कविता में रचना की मैना के नाम से। तो एक पूरा हिंदी कविता को, हिंदी साहित्य को उन्होंने नई वैचारिकी पर, नई राजनीतिक जमीन पर उन्होंने खड़ा किया। ये गोरख का मुझे लगता है एक बड़ा योगदान हिंदी काव्य सृजन के क्षेत्र में था। दूसरा आप देखेंगे कि गोरख की चिंता में एक आंदोलन, एक एक्टिविस्ट हमेशा उनके अंदर रहा, और उन्होंने न सिर्फ दिल्ली में उन्होंने संगठन बनाया, बल्कि इस एक पूरे आंदोलन, जन संस्कृति मंच, उसकी पूरी वैचारिकी, सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा क्या हो, इस पूरी वैचारिकी को निर्मित किया, प्रस्तुत किया, और इस सवाल पर लंबी बहसें हुई। 1983 का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो लाल पद्मधर हॉल मुझे याद आता है। वहां पर हम लोगों ने 2 दिनों का सेमिनार किया था सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा। उनकी यह मान्यता थी गोरख की कि संस्कृति कर्म, सृजन जो होता है वो स्वायत्त होता है, लेकिन वह किसी पार्टी का अनुवाद नहीं हो सकता। और इसी आधार पर उन्हीं दिनों 1983 में लिव फॉर रिवोल्यूशनरी कल्चर की ओर से एक दिल्ली में विल्सम, जो आंध्र का बहुत क्रांतिकारी साहित्यिक संगठन था, उसके द्वारा एक ऑल इंडिया लिव फॉर रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन, कल्चरल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। प्यारेलाल भवन में वहां सम्मेलन हुआ। हम सभी लोग गए थे, गोरख थे, रामजी राय थे, मैं था, राणा प्रताप, तमाम बिहार और उत्तर प्रदेश, अजय सिंह थे, तमाम हमारे साथी गए। लेकिन वहां पर पार्टी और साहित्य, संस्कृति कर्म में कोई बुनियादी फर्क नहीं था। हम लोगों की यह मान्यता रही कि संस्कृति हमेशा अपनी स्वायत्तता में ही सृजन धर्मी हो सकती है, और इसी आधार पर हम लोगों ने जन संस्कृति मंच में इस बात को, एक सांस्कृतिक स्वायत्तता के सवाल को हम लोगों ने उसको प्रस्थापना में अपनी इस बात को रखा गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वायत्तता का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। वह देश और विदेश में जो न्यायपूर्ण जनता के संघर्ष चल रहे हैं उसके साथ वह अनुप्राणित होगा। वह उसकी जीवनी शक्ति संस्कृति की, जनता के न्यायपूर्ण संघर्ष होंगे और वह उसी को समर्पित होगा। तो कहने का मतलब कि एक रचनाकार वह अपने लिए जन जीवन से, जन संघर्षों से अपने लिए रॉ मटेरियल, खनिज पदार्थ लेता है और उसे सांस्कृतिक रूप से, रचना के माध्यम से जनता को वापस करता है, जो जन चेतना के विकास में जिसकी महती भूमिका होती है। गोरख इसी के नायक, इसी के चैंपियन, इसी के नेता रहे, और वह एक सांस्कृतिक योद्धा के रूप में मैं उन्हें नहीं देखता। गोरख को मैं एक सांस्कृतिक आंदोलन के कमांडर के रूप में देखता हूं। वह कमांडर जिसके पास वैचारिक नेतृत्व था, जो उन्होंने सांगठनिक नेतृत्व के रूप में भी हमारे बीच रहे। उनका पूरा कार्यकाल 2 दशक का रहा। 70 के आसपास गोरख का
गोरख ने साहित्य और संस्कृति में एक पहचान बनाते हैं बनारस से। और 29 जनवरी को उनका निधन होता है। तो यह हम लोगों के लिए बहुत दुखद स्थिति रही, जिसमें वह गए और एक बीमारी का शिकार भी हुए, और जिस बीमारी ने उनकी जान ली। गोरख कितने कोमल थे कि वह, आप देखिए कि फूलों में वो क्रांति को देखते थे। जैसे उन्होंने बाद के दिनों में गजलें लिखी, उन्होंने कहा, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का ये जादू घटता जाए है, उनका शहर लोहे का बना फूलों से कटता जाए। ऐसी बातें गोरख अपनी गजलों में भी करते हैं। और हिंदी कविता में तो मैं चाहता हूं कि 2 कविताएं उनकी यहाँ पर उन्हें याद करते हुए, क्योंकि इसके बाद कविता पाठ का कार्यक्रम होगा। और संभवतः उनका जो दार्शनिक पक्ष है, उन्होंने शोक, अस्तित्ववाद पर शोध किया था। उस विषय पर श्याम अंकुरम अगर कुछ रखना चाहेंगे तो उसके पहले मैं उनकी 2 कविताएं, एक समझदारों का गीत जो मध्य वर्ग को, बुद्धिजीवियों को संबोधित है, और दूसरा कैथर कला की औरतें। तो देखिए इन दोनों में गोरख का जो वैचारिक व्यक्तित्व है, काव्यात्मक व्यक्तित्व है, वो उभर कर सामने आता है। तो सबसे पहले समझदारों का गीत।